नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम डॉक्टर सुबोध कुमार सिंह है और मैं वाराणसी में प्लास्टिक सर्जन हूं। और आप सारे लोग कोरोना के इलाज के लिए और उसके बचाव के लिए बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। और आज मैं आपके सामने इसलिए उपस्थित हूं कि इसके बारे में ढेर सारी बातें आपके साथ कर सकूं। बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारी जानकारियां अलग अलग सोर्सेस के साथ हमारे पास आ रही है। बहुत सारे सोशल मीडिया से बहुत सारी जानकारी आ रही है और बहुत कुछ हमें चिंताएं हो रही हैं कि हम कोरोना के बचाव के क्षेत्र में हम अभी कहाँ हैं और आगे क्या होने वाला है। क्या हम इससे बच पाएंगे? क्या ये और बड़ी महामारी का रूप लेगा या हम इसे रोकथाम कर पाएंगे? तो बहुत बहुत सारी चिंताएं हमारे मन में हैं और आज मैं बारी बारी से आपको इन सभी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। पहले तो हम वस्तु स्थिति जान लें कि हमारी हमारी इस समय स्थिति क्या है। अभी दुनिया में 26 लाख से ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं और 1,84,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 7 लाख से ज़्यादा लोग इससे ठीक भी हो चुके हैं। तो जहाँ बहुत सारे लोगों का इन्फेक्शन हो रहा है वहीं बहुत सारे लोग बच भी रहे हैं। अगर हम भारत में देखें तो 21,000 से ज़्यादा लोग इससे इन्फेक्टेड हो चुके हैं और 681 मृत्यु भी इसके कारण हो चुकी है। अगर हम ये देखें कि नए केसेस कितने आ रहे हैं तो यहाँ पर हमारी स्थिति थोड़ी सी चिंताजनक जरूर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नए केसेस इस समय मैक्सिको में आ रहे हैं, फिर पाकिस्तान में और फिर भारत में। और भारत में ये 9 नए केसेस करीब 500-600 के आसपास आ रहे हैं, जो कि हमारे इस बड़े देश के लिए अभी भी चिंताजनक है। लेकिन हम जब इस बीमारी के बारे में सोचते हैं तो इसमें से करीब 97%, 97% लोगों को बहुत ही मामूली बीमारी होती है, बहुत ही हल्की बीमारी होती है, बहुत ही सीरियस बीमारी नहीं होती। लेकिन 3% लोगों को सीरियस और गंभीर बीमारी होती है और उन लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती करने की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे लोगों को वेंटिलेटर पे रखने की ज़रूरत भी पड़ जाती है और जो लोग वेंटिलेटर पे जाते हैं उनके आंकड़े अच्छे नहीं हैं और कई जगह से ये आंकड़े आ रहे हैं कि उसमें से 10 में से 9 लोग नहीं बच पाते। तो अगर ऐसी स्थिति आ जाती है कि वेंटिलेटर पे जाना पड़ता है तो निश्चित रूप से स्थिति गंभीर हो जाती है। तो आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कोरोना वायरस आखिर है क्या। कोरोना वायरस एक ग्रुप ऑफ वायरस है जो कि ऑर्थोकोरोना वायरिनी फैमिली का है, जो कि राइबोवायरिया रेल्म का एक वायरस है। तो हम इसको कोरोना क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है एक इनकैप्सुलेटेड वायरस होते हैं, इसका एक लिपिड या फैट का एक कवरिंग होती है, ये कवर्ड वायरस होते हैं जिसमें प्रोटीन के स्पाइक्स निकले होते हैं, हर तरफ उसके प्रोटीन के स्काइप्स निकले होते हैं और स्पाइक्स निकले होते हैं। और जब हम इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो एक सूर्य की किरणों का जैसे कोरोना एक बन जाता है, वो आकार जैसे दिखने लगती है और इसीलिए इसका नाम कोरोना वायरस रखा गया। और कोरोना वायरस सबसे पहले बर्ड्स में या चिकन्स में 1930 में देखा गया था, कोई बहुत नया वायरस नहीं है। और इंसानों में कोरोना वायरस को 1960 में सबसे पहली बार देखा गया था। तो कोरोना वायरस जो है दूसरे जीव जंतुओं को जैसे गाय, सुअर और पक्षी, जिसमें कि चिकन्स या मुर्गियां शामिल हैं, उनको भी प्रभावित करता है और आदमियों को भी प्रभावित करता है। तो जब पक्षियों को प्रभावित करता है तो उसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के, सांस के रास्ते की बीमारियां होती हैं। गाय और सुअर में डायरिया होता है और आदमियों में, जैसा कि आप सब जानते हैं, आमतौर पर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस होते हैं, सांस के रास्तों के इन्फेक्शंस उसमें होते हैं। और कई तरह के कोरोना वायरस अभी तक जाने जा चुके हैं, जैसे सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम या सार्स वायरस 2003 में जाना गया था, या मर्स वायरस वो जाना गया था। और अब जो एक नया कोरोना वायरस आया है, यानी कि कोविड-19 या कोरोना 19 वायरस जो अभी आया है, वो बिल्कुल नया है। तो कोरोना वायरस की फैमिली में ये वायरस नया है। अब जो ये वायरस होते हैं ना, ये अपने जो जेनेटिक कोड होता है, जो अपनी संरचना होती है, उसमें परिवर्तन करते चले जाते हैं। तो इन परिवर्तनों के कारण वो नए नए वायरस बनते जाते हैं। तो अभी जो कोरोना 19 या कोविड-19 वायरस आया है वो सार्स वायरस जैसा है, लेकिन उसका एक नया रूप है।
लेकिन मुश्किल ये है कि ये जो वायरस है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। पहले जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस हुआ करते थे उसमें 1% लोगों की डेथ होती थी, लेकिन कोरोना वायरस से जो इन्फेक्शंस होते हैं उसमें करीब करीब 3.9% लोगों की डेथ हो जाती है, और ये बहुत तेज़ी से फैलता भी है। तो दूसरे जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस है या सार्स वायरस है, इनके मुकाबले जो कोरोना वायरस है ज़्यादा इन्फेक्टिव है, और इससे जो बीमारी होती है वो भी ज़्यादा गंभीर होती है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसके ऊपर एक कवर होता है, लिपिड का एक कवर होता है, एक फैट का कवर होता है, उसमें जो प्रोटीन के स्पाइक्स निकले हुए होते हैं। अब जब ये जो वायरस होता है ये जीवित और निर्जीव चीज़ों के बीच की चीज़ होती है। कुछ लोग मानते हैं कि जीव है, कुछ लोग मानते हैं कि नहीं ये निर्जीव पार्टिकल है। तो इसकी जो सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये अपने आप डुप्लीकेट नहीं हो सकता, अपने आप अपने प्रजनन नहीं कर सकता, अपने आप दूसरे वायरस पैदा नहीं कर सकता। जैसे सभी जो जीव होते हैं, ये चाहे वो छोटे छोटे जीव हों या एक कोशिका वाले, एक सेल वाले भी जीव हों, वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ये सब हो सकते हैं, बैक्टीरिया वगैरह ऐसे बढ़ सकते हैं, लेकिन वायरस ऐसे नहीं बढ़ सकते। तो वायरस फिर कैसे बढ़ते हैं? वायरस को बढ़ने के लिए एक जीवित कोशिका की आवश्यकता होती है। ये हमेशा एक पैरासाइट जैसे ही होते हैं, वो दूसरे सेल्स में प्रवेश करके ही वो बढ़ सकते हैं। जैसे वो मनुष्य के सेल्स में प्रवेश कर जाएं, या किसी बैक्टीरिया में या किसी फंगस में, किसी न किसी प्रकार के सेल में इनको प्रवेश करना ज़रूरी है। तो अब ये जो कोरोना या कोविड-19 वायरस जो है, जो आदमी का जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उनके सेल्स में बहुत जल्दी प्रवेश करता है। तो जब इन रेस्पिरेटरी सेल्स के सरफेस पे जाता है तो वहाँ पर इनके जो प्रोटीन्स हैं वो वहाँ पे सरफेस पे एक संरचना को पहचान लेते हैं और उसके साथ जाके जुड़ जाते हैं। फिर जुड़ जाते हैं तो इनका जो जेनेटिक मटेरियल है, जो कि एक आरएनए है, जो ये डीएनए वायरस नहीं है, ये एक आरएनए वायरस है, और एक बड़े आरएनए वायरस जैसा है। इसका साइज भी काफ़ी बड़ा होता है, 0.12 माइक्रोमीटर के बराबर या 120 नैनोमीटर के बराबर इसका साइज होता है। तो ये इसके अंदर एक आरएनए होता है। आरएनए करीब 26 से 32 किलो बेस का एक बड़ा साइज का आरएनए होता है। तो ये एक इस कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है। अब जब ये कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है तो कोशिका के अंदर जो छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे राइबोसोम, गोल्जी बॉडीज, इनकी मदद लेके प्रोटीन्स बनाता है, और इन्हीं की मदद लेके इसका जो आरएनए है वो रेप्लिकेट करने लगता है। तो इस प्रकार से उस सेल के अंदर बहुत ढेर सारे दूसरे वायरस बन जाते हैं। अब जब ये वायरस बन जाते हैं ढेर सारे, तो फिर सेल्स उनको बाहर निकाल देता है। तो एक वायरस से हजारों लाखों वायरस बन जाते हैं और फिर दूसरे सेल्स को वो इन्फेक्शन पैदा करते हैं। तो इस प्रकार से ये सेल्स बढ़ते हैं। तो अब ये फैलते कैसे हैं? जैसे किसी व्यक्ति के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में, रेस्पिरेटरी ऑर्गन में, सांस के रास्ते में या फेफड़ों में ये वायरस उन कोशिकाओं में घुस के वहाँ पे नए नए वायरस बनाने लग जाता है। अब मरीज को मान लीजिए खांसी आती है या छींक आती है, तो उन म्यूकस के साथ खांसी और छींक के अंदर जो सलाइवा और जो म्यूकस है उससे एक छोटे छोटे बूंदों के रूप में, ड्रॉपलेट्स के रूप में ये वायरस छिटक के बाहर निकलता है। अब क्योंकि ये ड्रॉपलेट्स बड़ी होती हैं, बहुत ज़्यादा छोटी नहीं होती हैं, तो 1 से 1.5 मीटर दूर तक ही जा सकती हैं, बहुत दूर तक नहीं जा सकती हैं। और अगर अपने मुंह और नाक को आप ढक के रखें अपनी बाह से या किसी रुमाल से या किसी टिश्यू पेपर से ढक के रखें, तो वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाएंगी, वो फैल नहीं पाएंगी। तो जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जिसको कि कोरोना का इन्फेक्शन है और वो आपसे 1-1.5 मीटर से दूरी के अंदर है, तो आपको उसके छींकने या खांसने से आपको वो ड्रॉपलेट आपके शरीर पर आ सकते हैं और आपके नाक या मुंह के रास्ते आपके फेफड़ों में जाके आपको इन्फेक्शन पैदा कर सकते हैं। या अगर उस व्यक्ति ने खांसा और छींका और वो ड्रॉपलेट्स मेज पे, दरवाजे पे या कहीं और गिर गई और वहाँ आपने भी हाथ रखा, या उसके हाथ में है, उसने अपना हाथ मेज पे लगाया, दरवाजे के कुंडे पे लगाया, सीढ़ी की रेलिंग पे लगाया, या जहाँ भी कहीं लगाया, वहाँ पे वायरस पड़ा हुआ है, और अगर आपने वहाँ हाथ रख दिया उसके बाद अपना मुंह आँख छुआ, तो आपको वो वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है। केवल यही तरीका है इस वायरस के फैलने का, दूसरा कुछ तरीका नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो हवा में घूम रहा है।
और कहीं भी आप बाहर निकलेंगे आपको वायरस का इन्फेक्शन हो जाएगा, नहीं। जब आप किसी वायरस से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आएंगे तभी आपको ये वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है, या उन चीजों के संपर्क में आएंगे जिससे कि वायरस से संक्रमित व्यक्ति ने छींका, खांसा या छुआ है, तो तभी आपको वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है। ऐसे ही नहीं हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी छोटे कमरे में ढेर सारे लोग हैं और उसमें कोई खांस छींक रहा है, तो वो छोटे पार्टिकल्स हवा में कुछ ज़्यादा देर तक रह सकते हैं, तो ज़्यादा लोगों को ये इस वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है। तो फिर अगर इसका फैलना इतना सिंपल है, इतना साधारण है, तो इससे बचाव भी इतना सिंपल और साधारण है, लेकिन बचने की हर संभव कोशिश करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो आप इसको फैलाने में सहयोग ना दें। तो वो आप कैसे कर सकते हैं? वो आप एक मास्क लगा सकते हैं। आप ऐसे एक मास्क लगा लीजिए, हमेशा अपने 2 प्लाई का एक मास्क लगाइए। घर में कपड़े का बना के भी आप मास्क लगा सकते हैं, और उस मास्क को हमेशा लगा के रखिए ताकि जब भी आप खांसे और छींकें तो आपके मुंह से ड्रॉपलेट के द्वारा ये वायरस, अगर भगवान न करे आप कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, तो ये वायरस बाहर जाए। दूसरे, अब हाथों में मत छींकिए, बाह का सहारा लीजिए या कोई रुमाल या कोई टिश्यू पेपर का इस्तेमाल कीजिए और उसको किसी बंद जगह में डिस्पोज कीजिए। फिर आपके हाथ में वायरस आने की संभावना सबसे ज़्यादा है, और वायरस के हाथ से जो हटने की जो सबसे अच्छा तरीका है वो है साबुन से धोना। और साबुन से जब आप धोएं तो साबुन से अच्छी तरह से हाथ को धोएं, उंगलियों के बीच में ऐसे धोएं, फिर अंगूठे के चारों तरफ ऐसे धोएं, दोनों अंगूठे के चारों तरफ, और पीछे की तरफ से धोएं, फिर इस हाथ को पीछे की तरफ से धोएं। और ऐसे अच्छी तरह से हाथ धोने में आपको कम से कम 20 सेकेंड तो लगे जाएंगे। और हाथ केवल यहीं तक नहीं धोइए, और ऊपर तक धोइए, बिल्कुल कोहनी तक चले जाइए, अच्छी तरह से हाथ को धोइए ताकि कोरोना का वायरस अगर कहीं से आपके हाथ में लग भी गया हो तो वो धुल जाए। साबुन से धोने के बाद जो सबसे अच्छा दूसरा तरीका है वो किसी सैनिटाइजर का इस्तेमाल करके है। अब सैनिटाइजर वो चाहिए जिसमें कि कम से कम 70% यानी 70% अल्कोहल हो। ठीक है, वो कोई भी अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल हो। अगर उससे आप अच्छी तरह से हाथ साफ करेंगे तो वो वायरस मर सकता है। तो अगर आप सैनिटाइजर लेते हैं, अपने हाथ में ऐसे डालते हैं, तो उसको चारों तरफ अपने हाथ में हर तरफ लगाइए ताकि वो वायरस मर जाए। लेकिन ये साबुन से हाथ धोने के बाद सबसे अच्छा तरीका है। और कौन सा साबुन इस्तेमाल करें? कोई भी साबुन, जो भी साबुन आपके पास उपलब्ध है उस साबुन का इस्तेमाल कीजिए। सभी साबुन आपको वो सुरक्षा प्रदान करेंगे। तो घर में भी सबकी आदत डालिए कि बार बार अपना हाथ साबुन से धोएं। जिन जगहों पर ज़्यादा हाथ लगते हैं, जैसे डोर के हैंडल्स पर, दरवाजों के कुंडों पर और सीढ़ी की रेलिंग पर, इन जगहों को बार बार साफ कराइए। अगर आप किसी ऑफिस में या अस्पताल में काम करते हैं तो अपनी टेबल या अपने जो काउंटर टॉप्स हैं इनको बार बार साफ करिए। और साफ करने के लिए क्या इस्तेमाल आप कर सकते हैं? एक तो साबुन का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा ब्लीचिंग पाउडर का घोल इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे 1 लीटर पानी में 20 ग्राम आपने ब्लीचिंग पाउडर डाल दिया तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या अगर सोडियम हाइपोक्लोराइट उपलब्ध है तो उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसका केवल आपको 1% सोल्यूशन चाहिए। लेकिन सोडियम हाइपोक्लोराइट अपने हाथों पर मत लगाने लग जाइए। ठीक है, शरीर को कीटाणु रहित करने के लिए या सैनिटाइज करने के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइट का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। उसके लिए नहीं है, वो सरफेस कांटेक्ट के लिए है, जहाँ पर जैसे आपको पोछा लगाना है, दरवाजे साफ करने हैं, कुंडियाँ साफ करनी है, सीढ़ी की रेलिंग साफ करनी है, इन चीज़ों को आप सोडियम हाइपोक्लोराइट से साफ कर सकते हैं। क्योंकि सोडियम हाइपोक्लोराइट तब कीटाणुओं को मार पाता है, वायरस और बैक्टीरिया को मार पाता है, जबकि कम से कम 5 से 10 मिनट तक उसके संपर्क में रहता है। केवल हवा में थोड़ा सा छिड़काव कर देने से वो वायरस और बैक्टीरिया नहीं मरते। और उनका उपयोग उन्हीं जगहों पर होना चाहिए जहाँ पे वायरस के होने की संभावना ज़्यादा है। खुले मैदान में या खुली सड़कों पर बहुत ज़्यादा कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो कौन सी जगहें ज़्यादा संक्रमित होती हैं? जैसे कि बंद कमरे, फर्श, दरवाजे, कुंडियाँ, सीढ़ी की रेलिंग,
या अस्पताल वगैरह के जो है वहाँ पे संक्रमण की संभावना ज़्यादा रहती है, तो वहाँ पर विसंक्रमण करने की या सैनिटाइज करने की ज़रूरत ज़्यादा है। सभी लोगों को इस समय मास्क लगा के रखने की ज़रूरत है हमेशा, और घर में भी आप करें तो और भी अच्छा है। बाहर तो आपको करना ही करना है, क्योंकि ना आप उससे संक्रमित होइए ना उसके संक्रमण में आप सहयोग कीजिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्यों इसलिए कह रहा हूँ कि 30 से लेके 80% लोगों में कोरोना का संक्रमण कोई भी लक्षण पैदा नहीं करता, कुछ भी नहीं होता। उन्हें कोरोना का संक्रमण है, उनके अंदर कोरोना के वायरस हैं, लेकिन उन्हें बीमारी नहीं है, कोई लक्षण नहीं है। लेकिन ये लोग जब खांसेंगे छींकेंगे तो ये कोरोना वायरस दूसरे लोगों को फैलाते रहेंगे और उनको गंभीर संक्रमण हो सकता है। तो 30 से 80% लोग बिल्कुल बिना किसी लक्षण के, बिना किसी सिम्टम के, बिना किसी बीमारी के भी कोरोना के साथ हो सकते हैं। और उसके बाद जिन लोगों को कोरोना की बीमारी होती है उसमें से अधिकांश लोगों को बहुत ही हल्के सिम्टम्स होते हैं, बहुत ही मामूली लक्षण होते हैं, जैसे हल्की सी गले में खराश है, या सूखी खांसी आ रही है, या थकान सी लग रही है, या शरीर में दर्द हो रहा है, या सिर दर्द हो रहा है, या पेट खराब हो गया है। ये ऐसे लक्षण हैं जो बहुत ही मामूली से लक्षण है, या हल्का बुखार आ गया है 99 या 99.6 100 तक बुखार आ गया है। ये ऐसे लक्षण हैं जो कि अधिकांश लोगों को होते हैं, और अधिकांश लोग बिना किसी विशेष इलाज के ठीक भी हो जाते हैं। कोरोना का कोई विशेष इलाज लेने की उनको कोई आवश्यकता पड़ती ही नहीं। घर में रहें, अपने आप को आइसोलेट कर लें ताकि घर के दूसरे सदस्यों को आप बीमारी ना फैलाएं, बस इतना ही काफ़ी है। लेकिन अगर सांस फूलने लगती है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो तुरंत बिना देर किए हुए एक ऐसे अस्पताल में जाएं जहां पे कि कोरोना के मरीजों का इलाज हो रहा है। लेकिन अगर आपको सर्दी जुकाम खांसी बुखार आ रहा है और आप लग रहा है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए हो सकते हैं कि जिसे कोरोना हुआ हो, या कहीं आप बाहर की यात्रा करके आए हैं, या ऐसे लोगों के संपर्क में आए हैं जो कि बाहर से यात्रा करके आए हैं, तब तो आपको ज़रूर जाके कोरोना के केंद्रों में अपनी जांच करा लेनी चाहिए। तो कोरोना की जांच होती कैसे है? कोरोना की जांच करने के लिए हमें ये पहचानने की ज़रूरत है कि ये जो वायरस है वो कोरोना का ही है। तो हम कोरोना के वायरस का एक छोटा सा उसका जो आरएनए का जो एक मॉलिक्यूल्स का एक सेट है उसको हम पहचानते हैं। तो हम ये देखते हैं कि वो सेट इस मरीज के जो वायरस निकले हैं उसमें है कि नहीं। तो हम नाक में या गले में डाल के एक छोटा सा स्वैब से एक सैंपल ले लेते हैं, फिर उसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर मशीन में उसको एक प्रोसेस के थ्रू डालते हैं, और 6 से 8 घंटे में उसकी हज़ारों लाखों कॉपीज़ जो है वो जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से जो पीसीआर मशीन है वो बना देती है। फिर हम उस पर्टिकुलर सेगमेंट को चेक करते हैं कि ये सेगमेंट इन वायरसेस में मिल रहा है कि नहीं। तो अगर मिलता है और वो कोरोना के साथ मैच करता है, मैच करने वाला ही वायरस वो सेगमेंट हम देखते हैं, तो अगर वो मैच करता है तो उसको कोरोना है, और अगर नहीं मैच करता है तो कोरोना नहीं है। तो इस प्रकार से एक जेनेटिक डायग्नोसिस होती है उसकी। तो जब हम इसको करते हैं तो इस प्रोसेस में 6 से 8 घंटे लग जाते हैं। अब बहुत सारे रैपिड टेस्ट आ रहे हैं जो कि आरटीपीसीआर ही हैं, उसमें करीब करीब 50 मिनट लगते हैं। अब अभी हमारी जो क्षमता है टेस्ट करने की कम है। जब बहुत ज़्यादा सैंपल्स आ जाते हैं, रिपोर्ट देने में कई बार 1 से 2 दिन या 3 दिन भी लग जा रहे हैं। लेकिन टेस्ट करने की प्रक्रिया 4 से 6 घंटे की है, और अगर नए तरीके के किट्स अगर हमारे पास आ जाएंगे, रैपिड टेस्ट करने की पद्धति हमारे पास आ जाएगी, तो ये टेस्ट 50 मिनट में हो जाएगा। और अब हम बात करते हैं कि जो कार्ड टेस्ट है वो क्या है, जो एंटीबॉडी टेस्ट है क्या है। हम ये कोशिश करते हैं कि बहुत सारे लोगों का हम टेस्ट कर लें तो हमें पता चले कि वास्तव में हमारे समाज में कितने लोगों को कोरोना है। बहुत बार ये शक होता है कि टेस्ट कम लोगों के हो रहे हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भारत में टेस्ट कम नहीं हो रहे हैं। भारत में एक पॉजिटिव टेस्ट के लिए करीब करीब 23 टेस्ट किए जा रहे हैं, जबकि दूसरे देशों में एक पॉजिटिव टेस्ट के लिए 3 से लेके 10
तक टेस्ट किए जाते हैं। तो हमारे यहाँ पॉजिटिव आने का जो अभी आंकड़ा है वो बहुत कम है, 23 टेस्ट में करीब करीब एक पॉजिटिव आ रहा है। तो पर पॉजिटिव टेस्ट हम लोग जो टेस्ट कर रहे हैं वो काफ़ी अधिक संख्या में कर रहे हैं, लेकिन उसका टोटल नंबर बहुत ज़्यादा नहीं है। हम ऐसा नहीं है कि सारी पॉपुलेशन को हम टेस्ट कर लें, और वो करना भी संभव नहीं है। वो सारे टेस्ट कर लेना भी संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, हम पूल टेस्ट करते हैं। जैसे 10 लोगों का हमने स्वैब ले लिया और एक साथ पूल कर दिया और उसको हमने टेस्ट में लगाया। अगर उसमें से पॉजिटिव आ गया तो उन 10 का हम फिर अलग अलग करेंगे कि कौन वास्तव में पॉजिटिव था। अगर वो निगेटिव आया तो एक ही किट से हमारे 10 लोगों के टेस्ट हो गए। तो अब हम जो सोचते हैं कि ये रैपिड टेस्ट क्या है, जो एंटीबॉडी टेस्ट है वो क्या है। तो जो विषाणु या बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो शरीर जो है, शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाने लगती है। उस वायरस के किसी छोटे से भाग को वो पहचान लेती है और जिस पर अटैक करके उस वायरस को मारा जा सके, ऐसा एक पदार्थ शरीर के अंदर तैयार कर लेती है। लेकिन अब कोरोना वायरस से पहले किसी को तो संक्रमण हुआ नहीं, तो पहले से तैयार एंटीबॉडी या रेजिस्टेंस किसी के पास नहीं है। तो जब उसे एक इन्फेक्शन होगा तो ये एंटीबॉडी बनेगी। निश्चित रूप से इसको बनने के लिए समय चाहिए। तो पहले हफ्ते में बहुत कम परसेंटेज है जो कि पॉजिटिव आएगा, 2-4% पॉजिटिव आएगा। दूसरे हफ्ते में 30-40% पॉजिटिव आएगा और तीसरे हफ्ते में 80-90% पॉजिटिव आने लगेंगे। तो ये टेस्ट केवल ये बताएगा कि इनको कभी कोरोना हुआ था, ये नहीं बताएगा कि अब ये कोरोना से संक्रमित हैं। तो ये टेस्ट कोरोना होने के बाद ही और हफ्ते 2 हफ्ते के बाद ही पॉजिटिव आएगा। लेकिन हमें इस कम्युनिटी की, पूरे समाज की स्क्रीनिंग करने के लिए हमें उससे ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो हम एंटीबॉडी टेस्ट से हम उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। दुर्भाग्य से अभी जो एंटीबॉडी टेस्ट किट्स आए हैं उसमें उनकी गुणवत्ता में काफ़ी संदेह है, लेकिन आगे वो आ जाएंगे। लेकिन हमें यही पता चलेगा कि कितने लोग उससे संक्रमित हुए थे। ऐसा करना हमारे आप के लिए जो महत्व रखता है वो ये कि हमें वो सोसाइटी का सेगमेंट पता चल जाएगा, वो क्षेत्र पता चल जाएगा जहाँ पे कोरोना का संक्रमण ज़्यादा है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम वहाँ लोगों को आइसोलेट करेंगे, क्वारंटाइन करेंगे, लॉकडाउन करेंगे। वास्तव में आखिरी रास्ता तो हमारे पास यही है कि जिनको कोरोना हो गया है उन्हें हम अलग करें ताकि उनसे कोरोना दूसरों को फैले नहीं। तो ये हमारे पास एक ही सबसे अच्छा इलाज है और वो है बचाव। ठीक है, और उसी इलाज के लिए हम इतनी ढेर सारी तकनीकी का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो लोग बाहर से आए उनको हम लोगों ने क्वारंटाइन कर दिया, जो बीमार हो गए उनको हमने आइसोलेट कर दिया, जिनकी कोई कांटेक्ट हिस्ट्री है उनको भी क्वारंटाइन कर दिया, जो लोग कोटा से जो बच्चे आए उनको भी हमने क्वारंटाइन कर दिया, जो मजदूर आए उनको भी हमने क्वारंटाइन कर दिया। तो हमें जिनके ऊपर शक है कि ये कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं उनको हम सामान्य जनता से और उनके परिवार के लोगों से भी अलग करते रहें ताकि ये दूसरों को फैलाए नहीं। जब वो ठीक हो जाएंगे, जब कोरोना का संक्रमण करने लायक नहीं रहेंगे तो फिर वो वापस सामान्य सी जिंदगी बिताने लगेंगे। और अगर हम सब, हमारा घर, हमारी गली, हमारा मोहल्ला, हमारा शहर, हमारा प्रदेश और हमारा देश जब सब कोरोना से मुक्त हो जाएगा तो फिर हम बिल्कुल सामान्य रूप से अपनी जिंदगियां बिताने लगेंगे। लेकिन तब तक हमें और आपको क्वारंटाइन करना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को आइसोलेट करना बहुत ज़रूरी है, या कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग करना बहुत ज़रूरी है। और जो बहुत ही सामान्य से एहतियात बताए गए हैं जैसे कि चेहरे पे मास्क लगाना और हाथों को धोना, अगर केवल ये 2 चीज़ आप अच्छे से कर लेंगे और दूरी बनाए रखेंगे तो आप कोरोना से बच जाएंगे। मैं अस्पताल आते हुए रोज़ देखता हूँ कि रास्ते में जो सब्जी मंडी लगती है वहाँ पे जो बेचने वाले हैं वो चेहरे पे मास्क नहीं लगाते और उनके पास ढेर सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, पास पास होड़ लग जाती है सब्जी लेने की। आप थोड़ी दूर दूर और बारी बारी से भी ले सकते हैं, आखिर वो दे तो आपको बारी बारी से ही रहा है, वो आपका सामान तो बारी बारी से ही तौल रहा है ना, एक के बाद ही तो दूसरे का नंबर आ रहा है, सबका एक साथ थोड़ी आ रहा है। तो थोड़ी दूरी बना के बहुत धीरज के साथ, तसल्ली के साथ अपना नंबर आने पे जाके सब्जी लीजिए।
इससे आप भी कोरोना से बच जाएंगे, वो सब्जी वाला भी कोरोना से बच जाएगा, और आपके साथ जो सब्जी ले रहे हैं वो सब भी कोरोना से बच जाएंगे। केवल इतनी सी तो मदद कीजिए। ये मदद आपकी अपनी ज़िंदगी के लिए, आपके परिवार की ज़िंदगी के लिए, और इस पूरे समाज और देश की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए कि आप कोरोना का संक्रमण लेके बाहर से घर में आ जाते हैं और आपको कुछ नहीं होता, आपको कोई लक्षण नहीं है, आपको सर्दी जुकाम, बदन दर्द, सिर दर्द कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन संक्रमण आपके शरीर में है, और वो संक्रमण आपसे, आपके बच्चों में, आपके भाई बहनों में, पत्नी पति में, या घर में बूढ़े माँ बाप हैं उन तक पहुंचता है। उसमें से किसी को ये संक्रमण गंभीर रूप ले सकता है। खास तौर से जो लोग डायबिटिक हैं, जिनको सांस की बीमारियां हैं, दमा है या दिल की बीमारियां हैं, ऐसे लोगों में कोरोना का संक्रमण बहुत ही गंभीर रूप ले सकता है। और इन्हीं लोगों में जो मृत्यु दर है वो सबसे ज़्यादा है। और उनके लिए वायरस लेके कौन आ रहा है? जवान लोग जो बाहर जा रहे हैं, जो बिल्कुल एक झूठी बहादुरी में न मास्क लगा रहे हैं, न हाथ धो रहे हैं, वही लोग उनके लिए सारा संकट लेके आ रहे हैं। ये जान के रखिए, जो बुजुर्ग लोग हैं वो बहुत समझदार हैं और वो डरते भी हैं, भयभीत हैं। उन्हें ये पता है कि ये संक्रमण उनके लिए बहुत भारी पड़ेगा, तो वो गलतियां नहीं कर रहे। गलतियां जवान लोग ही कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल बहादुरी में बिना वजह भी बाहर निकल जा रहे हैं और ढेर सारा कोरोना संक्रमण ला के एक दूसरे को फैला रहे हैं। अगर आपको ये जानकारी है कि कोई व्यक्ति कोरोना के संक्रमण में आया है या किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आया है, या उसके घर कोई ऐसा व्यक्ति रह रहा है जो कि कोरोना संक्रमित है या कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आया है, तो उसकी जानकारी अधिकारियों को दीजिए ताकि उसे उचित सुविधाएं प्रदान की जा सकें, उसे आइसोलेशन, क्वारंटाइन प्रदान किया जा सके। सरकार ने बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं की हैं। मैं इतने साल से देश में रहता हूँ और करीब करीब 35-36 साल से इस प्रोफेशन में हूँ। मैंने इतनी अच्छी व्यवस्था पहले कभी न देखी, न कभी सुनी। तो भारत में जो व्यवस्थाएं कोरोना की रोकथाम के लिए की गई हैं और उसके इलाज के लिए की गई हैं, वो अभूतपूर्व हैं, वो बहुत ही अच्छी हैं। विश्वास कीजिए। और अगर कोरोना से आप संक्रमित हो जाते हैं तो ये कोई शर्म की बात नहीं है। कोरोना तो और बीमारियों जैसी एक बीमारी है। तत्काल बताइए लोगों को और अपना इलाज कराइए ताकि आप स्वस्थ होकर पुनः वापस आ सके। कोरोना से जो लोग ठीक होके आ रहे हैं उनका कितना सम्मान हो रहा है। तो बिल्कुल आप डरिए नहीं। मैं कुछ सवाल जो मेरे पास आए हैं मैं उनका भी जवाब लेता हूँ, तो जवाब देता हूँ आपको। तो एक सवाल ये है कि अगर कोरोना मुझे हो जाए तो मैं क्या करूँ? बिल्कुल आप चिंता मत कीजिए। कोरोना एक सामान्य रोग है अधिकांश लोगों में। आप जाके अपनी जांच कराइए, आपको आइसोलेशन में रखा जाएगा, और अगर जब आप ठीक हो जाएंगे आपकी बार बार जांच की जाएगी। जब आप ठीक हो जाएंगे तो आप घर वापस आ जाएंगे। कोई बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको हल्का बुखार है, गले में खराश है, सूखी खांसी आ रही है, हरारत है और बदन में दर्द हो रहा है, या सुस्ती आ रही है, या नाक बह रही है और नाक बंद हो गई है, तो अगर इस प्रकार के लक्षण है, या डायरिया हो रहा है, इस तरह के लक्षण हैं, तो आप डॉक्टर को बताइए। हो सकता है कि उन्हें आपकी कोरोना की जांच कराने की ज़रूरत महसूस हो, तो कोरोना की जांच करा लीजिए। और जब आप जांच करा लेंगे तो अगर कोरोना निकलता है तो भी आपके ठीक होने की संभावना बहुत है, और नहीं निकलता है तो बहुत ही अच्छी बात है। मैंने आपको ये बताया कि कैसे फैलता है। तो सबसे ज़्यादा रिस्क पर कौन है? तो सबसे ज़्यादा रिस्क पर जैसा कि मैंने बताया वो लोग हैं जिनको कि कोई और बीमारियां हैं, जो उम्र दराज हैं, 50 साल से ऊपर के लोग, 60 साल से ऊपर के लोग, जिन्हें डायबिटीज़ है, सांस की बीमारियां हैं, दमा है या दिल की बीमारियां हैं, ये लोग सबसे ज़्यादा रिस्क पर हैं। एक दूसरा सवाल है कि क्या हम ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते हैं? हाँ, ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते हैं। कोरोना से संक्रमित महिला भी ब्रेस्ट फीडिंग करा सकती है, लेकिन उसे सारे प्रोटेक्शन लेने पड़ेंगे। तो दूसरा एक सवाल है कि क्या जो सार्स था और ये कोविड-19 है, दोनों एक ही बीमारियां हैं? तो नहीं, दोनों ही कोरोना वायरस से जरूर होनी है, लेकिन अभी जो कोरोना वायरस है, कोविड-19 जो वायरस है, वो बिल्कुल नया है। वो सार्स के वायरस से अलग है, इसलिए इसके प्रति कोई प्रतिरोधक क्षमता नहीं है, कोई बचाव हमारे पास नहीं है।
और ये उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक भी है। और ये भी सवाल है कि कितनी गंभीर बीमारी है। तो हाँ, बीमारी तो गंभीर है, अधिकांश लोगों में हल्के फुल्के ही सिम्टम्स आते हैं, लेकिन जो गंभीर हो जाते हैं उनमें मृत्यु दर 3.5 से 3.9 है। एक सवाल और है कि क्या इसमें एंटीबायोटिक्स का कोई रोल है? बिल्कुल नहीं है। कोई भी किसी भी वायरस में एंटीबायोटिक का रोल नहीं है। लेकिन जब सेकेंडरी सिम्टम्स होते हैं, जैसे कोरोना में भी एजिथ्रोमाइसिन या और दूसरी बीमारियों दूसरे एंटीबायोटिक्स का को दिया जाता है। और बहुत सारा सोशल मीडिया में आ रहा है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन इससे बचाव कर सकती है। तो ऐसे कोई निश्चित प्रमाण नहीं है। ये बिल्कुल गलत है कि बिना किसी डॉक्टर के सलाह के आप हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की दवाइयाँ खाने लगें, क्योंकि इसके बहुत सारे दुष्परिणाम भी होते हैं और ये आपको कोरोना से बचा ही लेगी, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का उपयोग डॉक्टरों द्वारा ही उनके उनके अनुमति और उनके आदेश से ही किया जाना चाहिए, स्वयं बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और एक सवाल और ये भी आया कि फ्लू और कोरोना में क्या अंतर है। तो फ्लू कम फैलता है, उसके लिए बहुत सारी इम्यूनिटी है, लगभग 1% लोग ही मरते हैं, लेकिन कोरोना से ज़्यादा लोग मरते हैं, 3.5 से 3.9% लोग मर जाते हैं। बहुत लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि अब हमारे यहाँ मौसम गर्म हो रहा है तो शायद कोरोना मर जाएगा। तो देखिए, जो शरीर का तापमान है वो तो 37 डिग्री है और इसी में कोरोना पनपता है। ये अभी ज्ञात नहीं है कि कितने टेम्परेचर पे कोरोना का वायरस मर जाएगा, और वो वायरस हवा में या बाहर के तापमान पर नहीं प्रजनन हो रहा है उसका, वो तो शरीर के अंदर, हमारी कोशिकाओं के अंदर उसका प्रजनन हो रहा है और वो हमसे फैल रहा है। मैन टू मैन वो फैल रहा है, उसके फैलने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। ऐसा नहीं है कि मच्छर काटने से या किसी और वेक्टर के माध्यम से वो एक दूसरे से फैल रहा है या सड़कों पर और घूम रहा है। वो मैन टू मैन ट्रांसमिशन है। तो जब तक किसी के अंदर कोरोना वायरस है, और शरीर का तापमान तो हमेशा 37 डिग्री रहता है, तो वायरस उसी टेम्परेचर पे पनप रहा है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो सकता है। तो इस गलतफहमी में ना रहें कि हमारा मौसम अब गर्म आने वाला है तो कोरोना वायरस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। दूसरा एक सवाल आया है कि क्या धूम्रपान करने से कोविड होने की संभावना ज़्यादा है? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल ज़्यादा है। उसकी कई वजह हैं। जब आप धूम्रपान करते हैं या बीड़ी सिगरेट पीते हैं तो आपका हाथ का संपर्क आपके होठ से बार बार होता है। जब आप हुक्का या किसी पाइप वाले को आप पीते हैं तो उसका इस्तेमाल कई लोग करते हैं। ऐसे लोगों के जो फेफड़े होते हैं वो बहुत अच्छे, बहुत स्वस्थ नहीं होते। तो धूम्रपान करने वालों को कोविड की जो होने की संभावना निश्चित रूप से ज़्यादा है। तीसरा एक और सवाल है कि वैक्सीन के बारे में बताइए, क्या इसकी वैक्सीन बहुत जल्दी आ जाएगी? इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। आमतौर पर कोई वैक्सीन आने में 10 से 15 साल लगते हैं। कोविड की वैक्सीन आने के लिए जो एक अच्छा अनुमान है वो ये कि 2021 के मध्य तक, यानी जून तक इस वैक्सीन के आ जाने की संभावना है। कुछ लोग ये संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि शायद सितंबर में ये वैक्सीन आ जाए। और अभी तुरंत इस वैक्सीन का टेस्ट होना शुरू हुआ है। अभी इस वैक्सीन को कई चरणों से गुजरना पड़ेगा और फिर उसके बाद एक मास प्रोडक्शन होगा। बड़ी संख्या में उस वैक्सीन को आपको बनाया जाएगा और लगाया जाएगा। ऐसी करोड़ों वैक्सीन लगानी पड़ेगी, बल्कि अरबों वैक्सीन लगानी पड़ेंगे, क्योंकि जब तक इस पृथ्वी के 60-70% लोग ये वैक्सीन नहीं लगा दिया जाएगा तब तक कोरोना से सुरक्षा नहीं मिलेगी। तो अभी उसके आने में समय है। जो और इलाज है, तो इसका इलाज क्या है? आमतौर पर कोरोना के लिए बिल्कुल सिम्टोमेटिक इलाज दिया जाता है। बुखार हो गया तो क्रोसिन दे दिया, कुछ सेकेंडरी इन्फेक्शंस हैं तो एंटीबायोटिक दे दिया, अगर गंभीर स्थिति है तो रेस्पिरेटरी सपोर्ट की या और दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। दवाइयों के नाम पे कुछ एंटीवायरस दवाइयाँ हैं, जैसे रेमडेसिविर, इस तरह की दवाइयाँ हैं, ये काम आ रही है। कई अभी ये भी आ रहा है कि जिन लोगों को कोरोना हो चुका है और इनको एंटीबॉडी बन चुकी है तो उनका प्लाज्मा लेके उन लोगों को चढ़ाया जाए। प्लाज्मा एक ब्लड से निकाला हुआ पदार्थ है, तो उसमें एंटीबॉडीज़ हो सकते हैं, तो उसको निकाल के ऐसे लोगों को चढ़ाया जाए जो कि गंभीर रूप से कोरोना से ग्रस्त हैं। इसका अभी परीक्षण चल रहा है। और इसके अलावा एक और इजरायली ट्रीटमेंट आया है जिसमें कि प्लूरिस्टेम टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। इनमें जो बच्चों की जो
अम्बिलिकल कॉर्ड होती है उसमें से कुछ सेल्स निकाल के उसमें ऐसे परिवर्तन किए गए हैं जो कि जिसमें कि इम्यूनो मॉड्यूलेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो कि इम्यून सिस्टम को, प्रतिरोधक सिस्टम को, शरीर को वो इतना बढ़ा सकता है कि ये वायरस मर जाए। इसका उपयोग अभी हो रहा है और कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ये 100% प्रभावी है, लेकिन अभी वक्त लगेगा हमें ये जानने में कि वास्तव में ये कितना प्रभावी है। लेकिन इस ट्रीटमेंट का उपयोग होना शुरू हो गया है। फेफड़े में हमारा जो ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है, हमारे खून से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और ऑक्सीजन जो हम वायुमंडल से अपने अंदर लेते हैं फेफड़ों में, वो ऑक्सीजन जो है खून की नलियों में प्रवेश कर जाती है। जब फेफड़े बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं और ये ऑक्सीजन का एक्सचेंज नहीं हो पाता तो धीरे धीरे ऑक्सीजन की कमी से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे तरीके भी अपनाए जा रहे हैं जिससे कि बड़ी वेन्स में वो डाल के उसमें डायरेक्ट ऑक्सीजनेशन ब्लड का किया जाए जिसका भी कुछ लाभ लिया जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी और लेकिन सभी चीज़ों के जानने के बाद ये इसका एक जो निष्कर्ष है वो ये कि इसका बचाव ही सबसे अच्छा इलाज है, उससे अधिक कुछ नहीं। और बचाव बिल्कुल साधारण है, सामान्य है। इस बचाव के लिए हमें केवल मास्क पहनना है, इस बचाव के लिए हमें केवल हाथ धोना है और शारीरिक दूरियां बना के रखनी है। तो आप लोग प्लीज़ प्लीज़ ऐसा करते रहिए ताकि हम जल्दी से जल्दी अपने पूर्ववर्ती सामाजिक स्थिति में आ जाएं, काम धंधे शुरू हो जाएं, लोगों को काम मिलने लगे, लोगों के घर में पैसा आने लगे ताकि वो अपना जीवन जो है अच्छी तरह से चला सकें। क्योंकि बहुत ज़्यादा दिनों तक अगर ये लॉकडाउन रहेगा, जो कि रखना पड़ेगा अगर, क्योंकि जीवन से बढ़ के कुछ भी नहीं है, जब तक खतरा रहेगा तब तक लॉकडाउन रहेगा। और तो निश्चित रूप से हमारी जो आर्थिक स्थिति है, हमारी अपनी, हमारे परिवार की, हमारे समाज की, हमारे देश की, वो आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब होती जाएगी। और इस आर्थिक स्थिति में सबसे मजबूत योगदान हम दे सकते हैं घर बैठ के। हम कुछ ना करके घर बैठ के हम इसमें बहुत मजबूत योगदान दे सकते हैं, मास्क लगा के योगदान दे सकते हैं और हाथ धो के योगदान दे सकते हैं। तो कभी आपने सोचा नहीं होगा कि देश की आर्थिक स्थिति में सबसे मजबूत योगदान हम इन 2-3 छोटी छोटी अपनी क्रियाओं से कर सकते हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप बिल्कुल शारीरिक दूरियां बनाए रखिए, हाथ धोते रहिए और अपने मुंह पे हमेशा मास्क पहनिए। घर पर बैठे रहना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, विशेषकर बच्चों के लिए और बुजुर्ग लोगों के लिए। बच्चों में बहुत सारी एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, वो बिल्कुल घर में उनका बैठने से वो तरह तरह की परेशानियां उनको आने लगती हैं। तो उनको समय दीजिए, उनके साथ बैठिए, खेलिए, उन्हें पढ़ाई के लिए काम दीजिए, उनको उनसे बहुत सारे आर्ट वर्क दीजिए, उन्हें बहुत सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स दीजिए उनको करने के, नई नई चीज़ें उनसे सिखाइए और उनको अपने पौराणिक ग्रंथ पढ़ाइए, उनको रामायण महाभारत की कहानियाँ, कुरान की कहानियाँ उनको सुनाइए। तो इस तरह से वो भी आपके साथ व्यस्त रहेंगे और आप भी व्यस्त रहेंगे। बड़े बुजुर्गों का विशेष ध्यान दीजिए, घर में बिल्कुल अच्छा आहार लीजिए, साफ़ सुथरा आहार लीजिए, ठीक है। आजकल वायुमंडल कितना साफ़ है, खूब ठंडी और बिल्कुल स्वच्छ हवा है। आप देख रहे हैं कि घर के खाने की वजह से, रोड पर ना जाने की वजह से, बहुत ज़्यादा तनाव नहीं होने की वजह से, खूब सारा आराम होने की वजह से आजकल बीमारियां भी कितनी कम हो रही हैं। वास्तव में बीमारियां हमेशा इतनी ही कम होनी चाहिए, लेकिन हम अपने जीवन शैली के कारण बीमारियों को आमंत्रित करते रहते हैं और बीमार होते रहते हैं। केवल हाथ धोने भर से ही और मुंह पर मास्क रखने की वजह से ही आधी बीमारियां हमारी कम हो गई हैं। जो सर्दी जुकाम खांसी उल्टी दस्त हुआ करते थे वो तो बिल्कुल बंद हो गए, केवल हाथ धोने की वजह से और मुंह पे हाथ रखने की वजह से। तो इस कोरोना ने हमें कुछ हेल्दी हैबिट्स, कुछ स्वस्थ आदतें भी सिखाई हैं और उसके आगे आने वाले समय में बहुत ही सार्थक उसके हम लोग परिणाम हम लोगों को मिलेंगे। तो इस दौरान नई नई योजनाएं बनाइए, घर से बहुत सारा काम कीजिए, लिखिए, कविता करिए, पढ़िए और अपने मित्रों से फ़ोन पे बात कीजिए, वीडियो चैट कीजिए
और बहुत बहुत सारे लोग जो कि कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं वो घर पर रह के बहुत सारा काम कर सकते हैं। तो आप सृजनात्मक हो जाइए, क्रियाशील हो जाइए, नव सृजन कीजिए। ऐसा मौका फिर आपको कभी नहीं मिलेगा और ईश्वर करे कि कभी ना मिले आपको। तो आप आपके लिए, आपके इष्ट मित्रों के लिए, आपके सारे परिवार के लिए आप मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। दुनिया बनाए रखिए, शारीरिक दुनिया बनाए रखिए, मुंह पर मास्क लगाइए, हाथ धोते रहिए और कोरोना से इस जंग में पूरे देश का साथ दीजिए और बिल्कुल एक सतर्क सजग सिपाही की तरह खड़े रहिए। नमस्कार।